विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब तक भारत संचार से संबंधित उपग्रह भेजता रहा है। नेविगेशन उपग्रह का उपयोग धरती पर ठीक ठीक स्थान बताने के लिए होता है। भारत 7 उपग्रहों की एक प्रणाली विकसित कर रहा है। इस प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। पैरा। अभी तक भारत के अंदर दूसरे देशों की प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा था। दूसरों की प्रणाली इस्तेमाल करने पर खतरा यह हो सकता है कि युद्ध के दौरान अथवा किसी दूसरे नाजुक मौके पर संबंधित देश प्रणाली का इस्तेमाल करने से मना कर सकता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि हम अपनी प्रणाली का इस्तेमाल अपनी रक्षा और सैनिक ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रणाली का उपयोग 2 तरीके से हो सकता है। आम लोगों के लिए एक सेवा होगी और एक किस्म सिर्फ सेना से संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जानकारियों के लिए होगी। बाकी देशों की प्रणालियां काफ़ी विकसित है। अमेरिका, रूस और चीन के पास इस तरह की बहुत से उपग्रह हैं जिससे ये देश संसार पर पैनी नज़र रखते हैं। स्थापित उपग्रह से अब भारत की प्रणाली का भी विस्तार किया जा सकेगा। अपनी नेविगेशन प्रणाली का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। असैनिक इस्तेमाल के लिए हम दूसरे देशों को इसकी सेवाएं दे सकते हैं। नेविगेशन प्रणाली की सैनिक क्षेत्र में उपयोगिता बहुत है। इससे दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, आतंकवादियों के ठिकाने खोजे जा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के समय इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। जिन जिन जगहों पर जाना नामुमकिन हो वहाँ के ठीक ठीक हालात नेविगेशन उपग्रह के माध्यम से जाने जा सकते हैं। सड़क, जल और हवाई परिवहन को सुरक्षित बनाने में इसका इस्तेमाल होता ही है। अमेरिका आधुनिक सूचना साम्राज्य के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में होने वाली बातचीत पर नज़र रखता है। ऐसी स्थिति का प्रतिकार तभी हो सकता है जब सूचना व संचार माध्यमों का विकेंद्रीकरण हो। भूमंडलीकरण के दौर में यह स्वाभाविक है कि देश बहुत सारी तकनीक या प्रणालियां साझा करें, लेकिन आत्मनिर्भरता और तकनीकी मामलों में न पिछड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान भविष्य का विज्ञान है और आवश्यक है कि भारत इस विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ न जाए। प्रसन्नता की बात है कि कम पूंजी के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों ने सूझबूझ से दुनिया के सबसे सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं मानता हूं कि अब भारत कई विकासशील देशों को कम लागत पर बेहतर तकनीकी साधनों को उपलब्ध करवा सकता है। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। अगर हमें सड़क बनानी होगी उसकी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। यदि तालाब बनाना होगा उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। यदि बिजली की लाइन डालना है तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह हमारी राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है उसके बारे में हमें ज़रूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं। हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है, मकसद एक है, उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। आपका प्रेम संपदा के प्रति है तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए
तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जो बिजली उत्पादन के बारे में है। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति अपना रखी है, हर कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कह रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। नीतियाँ परिवर्तित नहीं की गई तो अब क्या हर चीज़ के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। पैरा अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ, कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले। हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे पास बहुमूल्य नदियां हैं, पानी है, इसलिए हम प्रकृति के बहुत धनी हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नदियां होते हुए भी आज तक उनका सही रूप से हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम करना चाहें तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ रुपए दे पाते हैं। पैरा यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात की स्पष्ट मंशा जाहिर की है कि चुनाव में धर्म सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं आना चाहिए। अगर चुनाव में ये बातें सामने आती है तो उसे चुनाव कानून के विरुद्ध माना जाना चाहिए। यह हमारे देश के प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है कि चुनाव जीतने के लिए लोग चुनाव प्रचार में धर्म विद्वेष की बातें करते हैं और समाज में नफरत फैलाने की साजिश करते हैं। ऐसे तत्वों पर कानून के अंतर्गत अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है। इस पर संबंध में अभी तक सांप्रदायिकता की स्पष्टता परिभाषा सामने नहीं आ सकी है। सांप्रदायिकता के बारे में कानूनी परिभाषा न होने से सरकार भी असहाय हो जाती है। शासन ने पिछले दिनों सांप्रदायिक कहे जाने वाले कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह प्रतिबंध कानून के आगे नहीं ठहर सका। इसके कारण दुष्परिणाम यह हुआ है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों की हिम्मत और बढ़ती जा रही है। पैरा अतएव अब समय आ गया है कि धर्म सांप्रदायिकता जीवन पद्धति की इन सारी बातों को ठीक ठाक परिभाषित किया जा सके, कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के भाषणों में हिंदुत्ववाद और हिंदुत्व शब्दों का इस्तेमाल भर करने से उसे सांप्रदायिक करार नहीं दिया जा सकता। इसे भ्रष्टाचार आचरण के दायरे में भी रखता संभव नहीं लगता। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 की उपधारा को विस्तृत व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि उक्त दो शब्दों का प्रयोग भर करना ही हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं है और न ही हम इसे दूसरे धर्मों का विरोध कह सकते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान धर्म का अनुचित फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति को आज सख्ती से रोके जाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उनके प्रचारकों को ऐसे शब्दों का उपयोग संयम के साथ दूसरे धर्मों के प्रति नफरत न फैलाते हुए ही करना चाहिए। यह सब चीज़ें सारे संदर्भ के मामले को देख रही है तय की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 पृष्ठीय अपने फैसले में और 16 पेज हिंदुत्व और हिंदूवाद की व्याख्या करने में लगाए हैं। ऐसा करते हुए उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय संस्कृति, मूल्यों, यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति को बताने एवं
आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। केवल हिंदू नाम को अछूता एवं सांप्रदायिक करार देकर उसकी निंदा करने वाली शक्तियों को इस निर्णय से जरूर करारा झटका लगेगा। वही अदालत ने इन शब्दों के दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का संकेत किया है। पूर्णविराम।